चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा देते हैं। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं नीरज तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वैभव श्रीवास्तव हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और निरंजन पोद्दार साहब है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। निरंजन पोद्दार साहब, मुझे लगता है ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, आप इसको बेहतर तरीके से डिफाइन कीजिएगा। जैसे एक पॉइंट तो ये आया कि रॉबर्ट वाड्रा का मामला 18 से चल रहा है। हर 2-4 साल में हम ये देखते हैं कि एजेंसी जागती है, एक नोटिस देती है, वो जाते हैं, 2-4 घंटा पूछताछ होती है, फिर मामला ठंडे बस्ती में चला जाता है। तब फिर अरविंद केजरीवाल जैसे लोग या असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो ना इधर के हैं ना उधर के, कहते भाई दोनों मिले हुए हैं जी, देख लीजिए। ये लोग नोटिस ये लोग खेलते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है, आपकी एजेंसियों को लगता है कि वाड्रा दोषी हैं, तब तक तो उनको जेल में होना चाहिए। मामला 10 साल से, आप 18 में केस दर्ज हुआ, उससे भी पुराना, 14 से पुराना जमीन खरीद का मामला है, आप उसको झुलाए हुए हैं। आबकारी मामला, इतना लंबा चौड़ा मामला, आपने कहा ये है वो है, फलाना है ढिमकाना, ये हो गया, इतना 100 करोड़ फलाना, कुछ नहीं। 4-5 महीने अरविंद केजरीवाल जेल में रहे। वो जेल में भी कानून की वजह से रहे। नॉर्मल कानून में गिरफ्तारी होती तो शायद 15-20 दिन में छूट जाते, महीने भर में छूट जाते। क्योंकि वो ईडी का मामला था, पीएमएलए का मामला था, तो थोड़ा लंबा खिंच गया मामला, फिर भी बाहर आ गए। अब मामला कहां है किसी को नहीं पता। जांच एजेंसियों पर सर सवाल तो इसलिए खड़ा होता है ना कि भाई आप कर क्या रहे हो, उठा तो लेते हो, आगे क्या करोगे। आपको नीरज तिवारी जी रुक जाइए, आप रुक जाइए। निरंजन पोद्दार साहब, एक देखिए धर्मराज जी, उदाहरण आपको एक चीज बताऊं। एक मिनट नीरज तिवारी जी, एक मिनट। निरंजन पोद्दार जी से एक पहला रिएक्शन ले लीजिए, बहुत देर से शांत है, उनसे पूछते थे, फिर आपको बताऊंगा। बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक सीरियल आता था, बहुत प्रसिद्ध सीरियल था सीआईडी, और उसके ऊपर एक डायलॉग था, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, आपने देखा होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार को मुद्दा बना करके राजनीति, यानी कि केंद्र की राजनीति के अंदर आए और जनता ने उनको हाथों हाथ उनको आत्मसात किया। ये पूरे देश ने देखा जिस तरीके से जनता भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलित हुई, चाहे उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा प्रायोजित अन्ना हजारे आंदोलन हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, बाबा रामदेव हो, या तमाम जो 2-3 वर्ष जो भारत का जो बीता है 2011 से लेकर 2014 के बीच में, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर बीता और नरेंद्र मोदी जी को जनता ने बहुत आत्मसात किया। लेकिन वास्तव में धर्मराज जी देखिए, इसके अंदर हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि भाई आपने स्वयं ऐसे निर्णय या आपके स्वयं के ऐसे कुछ कृत्य रहे हैं जिनसे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की वो जो लड़ाई थी, जनता के मन में उसका भरोसा कम हुआ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे अभी पूर्व में भी डिबेट के अंदर इस चीज का एक, समझ लीजिए, इस चीज का बीच में चर्चा हुई, जब आप महाराष्ट्र के अंदर एक चुनावी रैली संबोधित करने जाते हैं और वहां पे 65,000 करोड़ रुपए के अंदर आप कहते हैं चक्की पीसिंग, और उसके ठीक 3 दिन बाद में उसको अपनी सरकार के साथ उप मुख्यमंत्री पद की उसकी शपथ दिलवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए भ्रष्टाचार के प्रति जो भरोसा है वो तो कम होगा। अब यहाँ पे दूसरा पहलू जो वो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा की बात करें, चाहे अरविंद केजरीवाल वाली आम आदमी पार्टी द्वारा किए हुए कृत्यों की बात करें, तो जनता देखिए उनको भी संदेह की नजर से देख रही है। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सहसा आप अभी जो सिकोपुर जमीन की बात कर रहे थे, मैं उसी के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं कि रॉबर्ट वाड्रा जी की कंपनी स्काई हॉस्पिटलिटी है, उसके अंदर केवल 1 लाख रुपए का उसके अंदर बैंक बैलेंस है। और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज जिसने वो जमीन खरीदी थी, वो जमीन वो 1 महीने 1.5 महीने पहले वो हरियाणा सरकार के पास उसका लैंड यूज चेंज करवाने के लिए जाती है और उनकी फाइल रिफ्यूज हो जाती है, और उसके बाद में 7.5 करोड़ रुपए में वो जमीन वो स्काई रॉबर्ट वाड्रा जी की कंपनी को बेचते हैं। हॉस्पिटैलिटी, और आप ताज्जुब करेंगे, ना 1 रुपए का लेन देन हुआ, ना 1 रुपए की पेमेंट हुई, केवल पीडीसी चेक के ऊपर उसकी रजिस्ट्री हुई। और आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे, जो उसके ऊपर 47 लाख रुपए के जो स्टैंप ड्यूटी लगी वो भी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी ने चुकाई, और उसके कुछ दिन बाद में वही प्रॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा जी की कंपनी डीएलएफ को 65 करोड़ रुपए में बेच देती है। उसका लैंड यूज चेंज नहीं, निरंजन पोद्दार जी, मैं उस पर्टिकुलर केस का केस स्टडी नहीं समझना चाहता।
मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर सब कुछ इतना ब्लैक एंड व्हाइट है तो रॉबर्ट वाड्रा बाहर क्यों, अब तक वो जेल यात्रा क्यों नहीं कराए? हाँ, निश्चित रूप से मैं वहीं पर आने वाला था। तो इसी तरीके से ये जो जनता के सामने जो मुद्दे हैं या जनता के सामने जो मुकदमे हैं वो जब आते हैं तो जनता इस चीज की अपेक्षा करती है कि भाई इनके ऊपर एक तुरंत कार्रवाई हो। लेकिन वास्तविकता क्या होती है, उसके बाद में जो जांच एजेंसियां हैं कदाचित उनकी कार्रवाई आपको वहां ज्यादा देखने में मिलेगी जहां पे जिन प्रदेशों के अंदर चुनाव आहूत हुए हों। राजस्थान में चुनाव थे, उससे पहले ईडी वहां जागृत हो गई। भाई आप एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी चर्चा चल रही थी, मन में सहसा प्रश्न तो उठता है धर्मराज जी कि बिहार के अंदर बैक टू बैक 18 पुल गिर जाते हैं और ऐसे ऐसे पुल गिर जाते हैं जिनके अभी 20 दिन पहले जिनका फीता कटा है, जिनका उद्घाटन हुआ है, उसके ऊपर ईडी को कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। पूरी की पूरी सड़क चोरी हो जाती है, वहां पे रोड चोरी हो जाती है बिहार के अंदर और ईडी को कोई वहां पे उसको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। उसको भ्रष्टाचार बॉर्डर पार करके झारखंड में दिखाई देता है या बंगाल में दिखाई देता है। तो निश्चित रूप से देखिए आपके और हमारे और जनता के मन में प्रश्न तो उठेगा। अब यहाँ पे अगर मेरा यह मानना है कि जो नरेंद्र मोदी जी और या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वास्तव में ये कहती है कि भाई ये जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और ये अपने हिसाब से कार्रवाई करती हैं, तो मेरे हिसाब से फिर इनकी योग्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। क्यों योग्यता? इसलिए क्योंकि जैसे अभी प्रश्न उठा, आप ये बताइए कन्विक्शन रेट क्या? कन्विक्शन रेट मात्र 2% से नीचे। आप सोचिए 5-5 वर्ष 7-7 वर्ष मामले की सुनवाई होती है और सुनवाई पूरी होने के बाद में भी केवल राजनीतिक मामलों में देखेंगे तो दो मामलों के अंदर केवल कन्विक्शन हुआ। तो धर्मराज जी मेरा ये मानना है या तो व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा या फिर ये जो राजनीतिक वेंडेटा की जो बात चल रही है, जनता देखिए आज धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की किसी चीज को लेकर के, जिस 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार को मुद्दा बना करके लेकर के गए थे इस बार, लेकिन उस भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना कहां चला, 240 पे आगे 400 पार करने वाली पार्टी। उसका कारण मैं उस समय भी कह रहा था कि कहीं ना कहीं जनता के मन में जो भरोसा 2014 में इन्होंने उत्पन्न कहा था, इन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज कहीं ना कहीं जनता को ऐसा लग रहा है कि केवल और केवल ये एक राजनीतिक जुमला था और इसके अंदर कहीं ना कहीं चलिए ठीक है सर, नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं संभवतः कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अभी तक भरोसा ये है कि भाई नहीं खा रहा है, लेकिन जो खा रहा है उसको छूट मिली है, इसीलिए 240 हुआ, ये आप कहना चाह रहे हैं। रंजन पोद्दार जी, जैसे आपने जो बात शुरू की सर, और जो बात विपक्ष के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है, इसमें वो लोग एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि भाजपा की वॉशिंग मशीन है, इधर से डालो तो उधर से स्वच्छ होकर निकलेगा। ये बीजेपी के खिलाफ जो विपक्ष है वो ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करती है, भाजपा की वॉशिंग मशीन। और मुझे लगता है कि जो एजेंसी है वो वहीं से कहीं ना कहीं आरोपों के दायरे में आती है। एक आदमी जिसको आपने एकदम से जिसके पीछे आप पड़े हुए थे, जिसकी गिरफ्तारी हो गई, सालों तक जेल में रहा कोई आदमी रहा, वो अगर सीधे भारतीय जनता पार्टी के करीब पहुंच जाता है, फिर उसको नोटिस नहीं होते हैं, उसको जांच के लिए नहीं बुलाया जाता है, उसको किसी तरह, ये भी एक तथ्य है कि वो केस बंद नहीं होता। कल को अगर सरकार बदली तो वो फाइल भी खुलेंगे, मुझे पता है। अभी उसको बांध के कहीं ऊपर सेल्फ में रख दिया जाता है, तो सवाल तो वहीं पे खड़े होते हैं ना। देखिए धर्मराज जी, निश्चित रूप से मैं कई बार इस चीज को कह भी चुका हूं कि लाल बहादुर शास्त्री, आज भी लोग उनका नाम लेते हैं, उनको राजनीतिक दल से नहीं जोड़ते, वो अपने आप में एक राजनीतिक दल बन गए, आज भी लोग उनका सम्मान से नाम लेते हैं। तो उसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि जिस जोशो खरोश के साथ, जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को भ्रष्टाचार के मुद्दे को लड़ाई बना करके नरेंद्र मोदी जी के अंदर में आए, अगर वहां पे वो दो आंखों से दो अलग अलग तस्वीरें नहीं देख रहे होते, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास के अंदर, भविष्य के अंदर नरेंद्र मोदी जी का नाम भी स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता। लेकिन वास्तविकता यही है कि जिस तरीके से, एक चीज और मैं बताऊं धर्मराज जी, यहाँ पे तो आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस से भी आगे निकल गई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, चाहे 2G के लगे हों, चाहे कोलगेट के लगे हों, उनमें कम से कम सरकार के मंत्रियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, चाहे ए राजा कहे, चाहे कनिमोरी कहे, चाहे आप और कई नाम ले सकते हैं इसके अंदर। उनमें
सरकार शासित पार्टी के नेताओं के ऊपर और सरकार के मंत्रियों तक के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, उनकी गिरफ्तारियां हुई, उनको जेल जाना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिन मुद्दों को 2G, कोलगेट जी, जो जीजा जी, ये जितने मुद्दे बना करके आई, वो इनके शासनकाल के अंदर बड़ी हो गए। तो मैं तो कहता हूं कि तो कांग्रेस से एक पायदान और ऊपर चले गए कि भाई वो कम से कम अपनी सरकार के लोगों के ऊपर भी कुछ मुकदमे दर्ज करवाते थे, उनकी गिरफ्तारियां करवाते थे। भारतीय जनता पार्टी का तो ऐसा मुझे कोई उदाहरण दिखाई नहीं दे रहा। पहली बात। दूसरी बात देखिए, एक चीज और बड़ी आश्चर्यजनक लगती है कि जब जो राजनीति को बदलने आए थे वो किस तरीके से बदल गए, ये सुनकर के जनता बड़ी, मैं आपको बताऊं, निराश होती है। और आंदोलनों से भी अब लोगों का भरोसा थोड़ा सा कम होता जा रहा है। क्योंकि एक चीज बताऊं धर्मराज जी, हमारे यहाँ राजनीति के बारे में कहा जाता था कि पलक झपकते ही लोग अपने बयानों से यू टर्न कर लेते हैं, ये कहा जाता था। लेकिन जो राजनीति बदलने के लिए जो नई राजनीति आई थी, उसके लिए तो ये कहा जाता है कि इनको तो पलक झपकाने की भी जरूरत नहीं है, ये तो बिना पलक झपकाए अपने आप को यू टर्न कर लेते हैं। अभी आपने देखा होगा, कभी सोनिया गांधी जी निर्दोष हो जाती है, कभी सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार करो और उनसे सख्ती से इंटरोगेशन करो। भाई आपका अपना स्टैंड क्या है? एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं। 2012-13 के अंदर रामलीला मैदान के अंदर इसी पार्टी ने 28 नेताओं के पोस्टर लगाए थे, जिनमें 3 भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और बाकी के 25 नेता जो निर्दोष ये कर चुके हैं, जिनके साथ चाहे जम्मू कश्मीर में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे बिहार में, जिनके साथ राजनीतिक हस्त मिला चुके हैं, ये ऊपर उठा चुके हैं इंडिया गठबंधन के नाम पे। और जो 3 भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर लगे थे, उनमें 2 के साथ माफी मांग चुके हैं। और आज बात करते हैं ईमानदारी की, किस मुंह से? रही बात कांग्रेस की, तो आपको ये चीज भी बोलता हूं धर्मराज जी, आज सही मायने में पूछेंगे तो मेरा ये मानना है कि भ्रष्टाचार की इस लड़ाई के अंदर आप देखेंगे सारे के सारा राजनीतिक तंत्र एक निर्वस्त्र नजर आता है, केवल और केवल जनता को भरमाने का और जनता को। ठीक है सर, मेरे पास समय अब निरंजन जी फाइनल कमेंट सर, जल्दी से 10-15 सेकंड से, समय नहीं है सर। निरंजन जी देखिए धर्मराज जी, आज की राजनीति के अंदर एक नैरेटिव बन गया कि जो चुनाव जीत रहा है मतलब वो सही का पैमाना हो गया। अगर यही पैमाना है जो अभी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे, तो फिर आप कर्नाटक चुनाव हारे, आप जहां आप चुनाव हारे हैं, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी को करप्ट मान ले? जहां जीते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मान लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है भैया। चलिए सर, मूल प्रश्न अभी खड़ा है कि